ये कहानी हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर दोस्त के नाम पर बनाई गई है। अगर आप भी अपने नाम पर कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां न पैसा सबसे बड़ा होता है, न ताकत, न ऊंची आवाज। सोचिए एक बूढ़ी दादी की, जिसकी एक छोटी सी पोटली पूरे गांव की तकदीर बदल देती है। न उसमें सोना है, न चांदी, बस सच है, भरोसा है और साथ बैठकर फैसला लेने की हिम्मत है। अब अपने कमरे की रोशनी हल्की कर दीजिए, आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कहानी को सुनिए। धीरे धीरे आप खुद को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे, एक ऐसे गांव में जहां सपने नींद से पहले नहीं, कहानियों से शुरू होते हैं। हम ऐसे वीडियो नियमित रूप से अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से और किस समय ये कहानी देख या सुन रहे हैं। हमें आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बरसात थम चुकी थी, पर गांव बसईपुर की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू अभी भी टिकी हुई थी। कच्ची सड़क पर बैलों की टापें पड़ती तो गीली मिट्टी ऐसे चिपकती जैसे किसी पुराने रिश्ते की जिद। पीपल के नीचे चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और पास ही चूल्हे पर चाय खदबदा रही थी। दूर खेतों में धान की हरी बालियां हवा में लहराकर मानो गांव को सलाम कर रही थीं। बसईपुर में सबसे पुरानी चीजें दो थीं, पीपल का पेड़ और दादी सुभग्गी। दादी की उम्र कोई ठीक ठीक नहीं जानता था। लोग कहते जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी दादी थीं। उनके कानों में झुमके नहीं थे, गले में हार नहीं था, बस एक सादी सूती साड़ी और कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली, जैसे उनकी देह का ही हिस्सा हो। उस पोटली के बारे में गांव में तरह तरह की बातें थीं। कोई कहता उसमें कोई तंत्र मंत्र का सामान है, कोई कहता दादी ने जवानी में शहर में नौकरी की थी, वहां से सोना चुराकर लाई और इसी पोटली में छुपाया है। और कुछ बच्चे तो डरते डरते कहते उस पोटली में भूत बंद है। दादी बस हंस देती, जैसे वे गांव की अफवाहों की हवा को हाथ से हटा देती हों। उस दिन सुबह सुबह दादी पानी भरने कुआं पर पहुंची। कुएं की जगत पर मटके सजे थे और औरतें अपने अपने दुख सुख की गांठें अहुल रही थीं। कमला ने दादी को देखते ही कहानी से सुधा को छुआ। देख, दादी आ गई पोटली वाली। दादी ने रस्सी डालते हुए धीमे से कहा, कुएं में जितना पानी है उतना ही बोलो, ज्यादा बोलोगी तो रस्सी उलझेगी। और सच, उसी पल कमला की रस्सी उलझ गई। औरतें हंस पड़ी। कमला झेंप कर बोली, अरे दादी मजाक कर रही थी। दादी ने मटके में पानी भरकर सिर पर रखा और पोटली को एक बार कसकर बांधा। उनकी आंखें तेज थीं, पर चाल धीमी। लौटते समय गांव का नन्हा पंडित, जो अपने नाम की तरह छोटा नहीं बल्कि बहुत चालाक था, दादी के पीछे पीछे हो लिया। वो अक्सर दादी के आसपास मंडराता, जैसे किसी ताले की चाबी खोज रहा हो। दादी, नन्हा पंडित मीठी आवाज में बोला, पोटली में क्या है, बस एक बार दिखा दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दादी रुकी। उनकी उंगलियों ने पोटली के गांठ पर हल्की थपकी दी। पोटली में वही है जो गांव में नहीं रहा। क्या मतलब? दादी ने आकाश की ओर देखा, जहां एक बाज चक्कर लगा रहा था। मतलब ये कि गांव का भरोसा, गांव की इज्जत और गांव का भाग्य, सब चीजें जब बिखरती है ना, तो कोई ना कोई उन्हें जोड़ने के लिए पोटली बनाता है। नन्हा पंडित को कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। दोपहर होते होते चौपाल पर खबर फैल गई कि गांव के साहूकार मथुरा सेठ ने पंचायत में बुलावा भेजा है। कारण साफ नहीं था, पर जब से शहर की सड़क की योजना आई थी, गांव में खलबली मची थी। सेठ चाहता था कि सड़क उसके खेतों के किनारे से निकले, ताकि उसकी जमीन के दाम बढ़ें। बाकी किसानों को डर था कि उनकी मेड़ें टूटेंगी, खेत कटेंगे और मुआवजा सेठ हड़प जाएगा। चौपाल पर लोग जुटे। सेठ के सामने चारपाई पर प्रधान बैठा था और पास में पटवारी अपनी लाल फाइलें खोल रहा था। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, गांव का भला इसी में है कि सड़क इधर से जाए। जो विरोध करेगा वो गांव का दुश्मन समझा जाएगा। तभी भीड़ के पीछे से दादी की आवाज आई, धीमी पर ऐसी कि पीपल की पत्तियां भी सुन ले। गांव का दुश्मन वो नहीं जो सवाल करे, दुश्मन वो है जो जवाब छुपाए। लोग पलट कर देखे।
दादी सुभग्गी अपने लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रही थीं। उनकी पोटली कमर पर बंधी थी, पर आज वो कुछ भारी लग रही थी, या शायद लोगों की नजरें भारी हो गई थीं। सेठ ने तिरछी नजर से दादी को देखा। अरे सुभग्गी अम्मा, तुम बूढ़ी हो गई हो, पंचायत के बीच में मत पड़ो, अपने घर बैठो, राम नाम लो। दादी ने मुस्कुराकर कहा, राम नाम तो मैं रोज लेती हूं सेठ, पर आज तुम्हारा नाम गांव ले रहा है और वो नाम बोझ बनता जा रहा है। भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। प्रधान ने गला साफ किया। अम्मा, आप कहना क्या चाहती हैं? दादी ने पोटली पर हाथ रखा, जैसे वो किसी बच्चे का माथा सहला रही हो। मैं ये कहना चाहती हूं, सड़क की लकीर कागज पर खींचना आसान है, पर गांव की लकीर मिटाने का हक किसी को नहीं। मेरे पास कुछ है, न पैसा न गहना, पर अगर आज इसे खोल दूं तो बसईपुर का फैसला बदल जाएगा। इतना कहकर दादी चुप हो गई। पूरे चौपाल में ऐसी खामोशी छा गई कि दूर कहीं बकरी की मिमियाहट भी साफ सुनाई दे। मथुरा सेठ का चेहरा बदला। नन्हे पंडित की आंखें और चौड़ी हो गईं। प्रधान ने धीरे से पूछा, अम्मा, पोटली में आखिर है क्या? दादी ने सिर झुकाकर कहा, अभी नहीं, पहले गांव तय करे कि उसे सच चाहिए या सुविधा। और फिर बिना किसी को जवाब दिए दादी चौपाल से लौटने लगी। उनके जाते ही लोगों में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। दादी के पास क्या है? सेठ डर क्यों गया? पोटली में सच है या कोई चाल? और बसईपुर की हवा में उस दिन पहली बार पोटली की कोई अदृश्य खनक सुनाई दी, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे से किस्मत अपने कदम बदल रही हो। रात बसईपुर पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने काले कंबल में तारे टांग दिए हों। दूर दूर तक खेतों में मेंढकों की टर टर और झींगरों की एक रस्तान गूंज रही थी। दादी सुभग्गी की झोपड़ी के सामने पीपल की छाया लंबी होकर फैल गई थी, मानो वो खुद पहरे पर बैठ गई हो। दादी अपनी झोपड़ी के भीतर मिट्टी के दिए की बाती ठीक कर रही थीं। दिए की लौ हिलती तो उनकी झुर्रियों में परछाइयां नाच उठतीं। पोटली आज उन्होंने खोलकर सामने रखती थी, न पूरा खुली न पूरी बंद। भीतर से कुछ कपड़े के टुकड़े, कागजों की कोरें और एक पुरानी पीतल की छोटी डिबिया झलक रही थी। दादी ने उसे देखा, फिर हल्की सांस ली, जैसे किसी पुराने बोझ को याद कर लिया हो। उधर गांव के सबसे पक्के मकान में मथुरा सेठ करवटें बदल रहा था। चारपाई पर पड़ा हुआ सेठ बार बार उठकर खिड़की से बाहर झांकता, फिर भीतर आकर गाली बुदबुदाता। उसकी पत्नी धन्नो ने तंग आकर कहा, अरे चैन से सो भी लो, एक बूढ़ी औरत से डर गए हो क्या? सेठ झुंझलाया, तू नहीं समझेगी, वो पोटली, उसमें कुछ ना कुछ जरूर है। सुभग्गी यूं ही पंचायत में नहीं बोली। धन्नो ने आंखें तरेरी। तो जाकर पूछ लो। पूछना आसान होता तो अब तक पूछ चुका होता, सेठ ने दांत पीसे। वो औरत सीधी नहीं है, लगता है पूरे गांव की नब्ज उसी की पोटली में बंद है। सेठ ने आवाज लगाई, ए लाला। बाहर से उसका खास आदमी भीतर आया, पतला सा, चालाक आंखों वाला। हुकुम? आज रात सुभग्गी की झोपड़ी के आसपास चक्कर लगाओ, देखो कौन आता जाता है, और हां, खबर लाना कि पोटली में क्या है। लाला जगतू ने सर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर की परछाई थी। सेठ, लोग कहते हैं उस पोटली को छेड़ा तो अनहोनी होती है। सेठ ने ठहाका लगाया, अनहोनी? अनहोनी तो तब होगी जब सड़क मेरी जमीन छोड़कर कहीं और निकल गई। उधर नन्हा पंडित भी आज जल्दी नहीं सोया था। वो अपनी अम्मा के पास लेटा, पर कान बाहर की आवाजों में फंसे थे। पंचायत की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। दादी की आवाज, सेठ का बदला हुआ चेहरा और पोटली की रहस्यमयी गांठ, सब कुछ उसे सोने नहीं दे रहा था। अचानक उसने देखा, झोपड़ी की ओर जाती पगडंडी पर कोई परछाई हिल रही है। नन्हा दबे पांव उठा और खिड़की से झांका। अम्मा, उसने फुसफुसा कर कहा, लगता है सेठ का आदमी घूम रहा है। अम्मा ने खींचकर उसे चारपाई पर लिटा दिया। चुप रह, बड़े लोगों के झगड़े में मत पड़। पर नन्हा कहाँ मानने वाला था। उसने लाठी उठाई और बाहर निकल आया। लाला जगतू दादी की झोपड़ी के पास खड़ा था। वो बार बार इधर उधर देखता, जैसे किसी के निकलने का इंतजार हो। तभी झोपड़ी का दरवाजा चरमराया। लाला घबरा गया। दादी बाहर आई। उनके हाथ में लालटेन थी और कमर में वही पोटली। उन्होंने लाला को देखते ही कहा, रात में रास्ता भूल गए हो बेटा? लाला की आवाज कांप गई। नहीं अम्मा, ऐसे ही टहल रहा था। दादी ने लालटेन ऊंची की।
उसकी रोशनी में लाला का पसीना चमक उठा। टहलना अच्छी बात है, पर किसी की किस्मत के इर्द गिर्द टहलना भारी पड़ सकता है। लाला पीछे हटने लगा। मैं चलता हूं अम्मा। रुको, दादी ने कहा। उन्होंने पोटली की गांठ को थोड़ा ढीला किया। लाला की आंखें वहीं टिक गईं। तुम सेठ के आदमी हो और सेठ को डर है। डर अच्छी चीज है, इंसान को सही रास्ता दिखाती है। लाला ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा सच सच बताओ, पोटली में है क्या? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पोटली में वो कागज हैं जिन पर कभी गांव के हाथ कांपे थे, और वो वादे हैं जिन्हें सेठ भूल चुका है। इतना कहकर दादी ने गांठ फिर कस दी। लाला के माथे पर पसीना बह निकला। वो बिना कुछ कहे तेजी से लौट गया। सुबह होते होते खबर फैल गई कि सेठ की रात खराब गुजरी है। कुछ लोग कहते उसने सपना देखा कि सड़क उसके घर के आंगन को चीरती निकल गई। कुछ कहते दादी की झोपड़ी से रात भर दिए की लौ बुझी नहीं। दोपहर में प्रधान ने फिर पंचायत बुलाने की बात कही, पर इस बार माहौल बदला हुआ था। लोग सेठ की ओर कम, दादी की ओर ज्यादा देख रहे थे। नन्ना पंडित दादी के पास आया। दादी, सेठ डर गया है ना? दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा। डर शुरुआत है बेटा, पर अभी गांव को हिम्मत सीखनी है। उन्होंने पोटली को थोड़ा झटका दिया। भीतर से कागजों की सरसराहट सुनाई दी, ऐसी सरसराहट जैसे सूखे पत्तों में आग लगने से पहले होती है। और बसईपुर समझ गया कि ये कहानी अब सिर्फ सड़क की नहीं रही। ये कहानी सच, लालच और उस पोटली की है जो खुली तो सबका चेहरा बदल देगी। बसईपुर की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई, पर हवा में कुछ अलग था। चूल्हों से उठता धुआं सीधा नहीं जा रहा था, जैसे खुद आसमान भी सांस रोककर गांव की बातें सुन रहा हो। मुर्गे की बांग के साथ ही ढोलक की धीमी थाप गूंजी। पंचायत का बुलावा था। पीपल के नीचे आज पहले से ज्यादा भीड़ थी। किसान, मजदूर, औरतें सब आ गए थे। बच्चे पेड़ की डालियों पर चढ़कर तमाशा देखने के तैयार थे। मथुरा सेठ अपनी सफेद धोती और रेशमी अंगूछे में पहले से कहीं ज्यादा तने हुए बैठे थे, पर आंखों की बेचैनी छुप नहीं रही थी। प्रधान ने खांस कर बात शुरू की। गांव वालों, आज सड़क के मसले पर आखिरी बात करनी है। सरकार के आदमी कल आने वाले हैं। सेठ झट से बोला, तो फिर देर किस बात की है? जो तय हुआ है वही मान लो। तभी भीड़ के बीच से एक भारी आवाज उभरी, तय किसने किया सेठ? सब चौंक पड़े। ये आवाज थी हरखू मिस्त्री की, वही हरखू जो कभी सेठ के खेतों की मेड़ बनाता था और जिसे सेठ ने पिछले साल मजदूरी के पैसे देने से मना कर दिया था। हरखू आगे बढ़ा। उसकी धोती पुरानी थी, पर आंखों में आग थी। सेठ, जब तुमने मेरी मजदूरी रोकी थी तब भी कहा था पंचायत में तय हो जाएगा, पर आज तक तय नहीं हुआ। सेठ का चेहरा दमदमा गया। ये पंचायत है, तुम्हारी मजदूरी की दुकान नहीं। तभी दादी सुभागी भीड़ से आगे आईं। उनकी पोटली आज और भी कसकर बंधी थी। उन्होंने हरखू की ओर देखा, फिर सेठ की तरफ। बात मजदूरी की नहीं, नीयत की है। प्रधान असहज हो गया। अम्मा, आज साफ साफ बोलिए। दादी ने पोटली खोली। पहली बार गांव ने उसे खुलते देखा। भीतर से उन्होंने एक पीला पड़ चुका कागज निकाला। सबकी सांसें थम गईं। ये क्या है? प्रधान ने पूछा। दादी ने कागज ऊंचा किया। ये वही इकरारनामा है जिस पर 20 साल पहले मथुरा सेठ ने अंगूठा लगाया था। सेठ उछल पड़ा। झूठ, ऐसा कोई कागज नहीं। दादी ने पढ़ना शुरू किया। बसईपुर के तालाब की जमीन गांव की रहेगी। कोई साहूकार या व्यक्ति उस पर दावा नहीं करेगा। बदले में गांव सेठ को सूखे के समय मदद करेगा। भीड़ में खुशुर फुशुर मच गई। हरखू बोला, यही तो वो तालाब है सेठ, जिसे तुमने भरवा कर गोदाम बनवा लिया। सेठ हकलाया। वो पंचायत की मंजूरी से हुआ था। दादी की आवाज तेज हो गई। पंचायत की नहीं, तुम्हारी चालाकी से। इस कागज पर हरखू के पिता का भी हस्ताक्षर है। वो तब गांव का कोटवार था। हरखू की आंखें भर आईं। तो बाबू ने सच में गांव बचाने की कोशिश की थी।
प्रधान ने कागज अपने हाथ में लिया। उसका चेहरा बदल गया। सेठ, ये कागज सही है, इसकी मुहर भी है। सेठ ने पसीना पोंछा। ये पुरानी बात है, अब जमाना बदल गया है। तभी नन्हा पंडित पेड़ से उतरकर बोला, अगर जमाना बदल गया है तो कागज क्यों नहीं बदले? लोग हंस पड़े। पहली बार पंचायत में सेठ पर हंसी आई। दादी ने पोटली बंद करते हुए कहा, ये तो बस पहला पन्ना था। पोटली में और भी हैं, जिनमें खेतों की मेड़ें, उधार के हिसाब और टूटे वादों के निशान हैं। सेठ की आवाज कांप गई। तुम चाहती क्या हो सुभग्गी? दादी ने सीधा जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि सड़क वहां से निकले जहां गांव चाहे, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वही करे जिसने पहले फायदा उठाया। भीड़ में एक स्वर उठा, फिर दूसरा। दादी ठीक कहती है, गांव का हक वापस दो। प्रधान ने हाथ उठाकर कहा, आज फैसला नहीं होगा, पर यह तय है कि बिना गांव की रजामंदी सड़क नहीं निकलेगी। सेठ उठकर चला गया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे पहली बार किसी बोझ ने उसे दबा दिया हो। शाम को दादी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। हरखू आया और उनके पांव छुए। अम्मा, आज आपने मेरे बाबू को जिंदा कर दिया। दादी ने उसे उठाया। बेटा, सच कभी मरता नहीं, बस पोटली में इंतजार करता है। दूर कहीं सेठ के घर से गुस्से में बर्तन पटकने की आवाज आई और बसरीपुर जान गया कि पंचायत में आज पहली तरार पड़ी है। अब कहानी सिर्फ कागजों की नहीं, लोगों की हिम्मत की बनने लगी है। बसईपुर में शाम उतरते ही जैसे हर घर में एक नई चर्चा जल उठी। कोई चूल्हे के पास बैठा दादी की बातें दोहरा रहा था, तो कोई चौपाल की ओर जाते हुए हरखू का नाम ले रहा था। गांव की गलियों में आज कदमों की आहट कुछ ज्यादा तेज थी, जैसे लोग अपने भीतर सोई हुई आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मथुरा सेठ के घर में मगर सन्नाटा था। आंगन में बंधी गाय चुपचाप जुगाली कर रही थी और सेठ चारपाई पर बैठा सामने की दीवार को घूर रहा था। धन्नू ने खींचकर पूछा, अब क्या करोगे? पंचायत में तो बेइज्जती हो गई। सेठ ने दांत भींचे। ये सब सुभग्गी की चाल है, उसने गांव को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। तो उस पोटली को छीन लो, धन्नू ने सुझाया। कागज ही नहीं रहेंगे तो क्या दिखाएगी? सेठ की आंखों में चमक आई। ठीक कहती है, आज रात ही काम होगा। उधर दादी की झोपड़ी में दिया जल रहा था। दादी जमीन पर बैठी पोटली खोल चुकी थीं। उनके सामने पुराने कागजों का छोटा सा ढेर था। नन्हा पंडित पास ही बैठा उत्सुकता से देख रहा था। दादी, उसने धीरे से पूछा, आज और कौन सा कागज निकलेगा? दादी ने एक लंबी सांस ली। आज वो निकलेगा बेटा, जिसे निकालने से मैंने सालों तक डर रखा। उन्होंने एक मुड़ा तुड़ा कागज उठाया। उस पर लाल स्याही के धब्बे थे, जैसे कभी किसी ने आंसू में स्याही मिला दी हो। ये किसका है? नन्हा फुसफुसाया। ये रघुनाथ का है, दादी बोली। वो किसान जो 30 साल पहले कुएं में कूद गया था। नन्हा से हर गया। सब कहते हैं उसने कर्ज के डर से जान दी थी। दादी की आंखें भर आईं। सब नहीं जानते बेटा, सच कोई नहीं जानता। उसी रात झोपड़ी के बाहर पगडंडी पर हलचल हुई। 2 परछाइयां, सेठ के आदमी। वे दबे पांव आगे बढ़े। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला। दादी बाहर आईं। अम्मा, सेठ बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। दादी मुस्कुराईं। बात करने का वक्त दिन में होता है बेटा, रात में तो सच ही जागता है। पीछे से दूसरा आदमी आगे बढ़ा, हाथ में लाठी। माहौल भारी हो गया। तभी अचानक आवाज आई, रुक जाओ। ये हरखू मिस्त्री था। उसके साथ 2-3 और गांव वाले भी आ गए थे। नन्हा पंडित ने ही सबको खबर कर दी थी। सेठ के आदमी पीछे हटे। लाला बड़बड़ाया, अम्मा, आप मुसीबत मोल ले रही हो। दादी ने पोटली उठाई और कहा, मुसीबत तो वो होती है जो सालों से गांव ढो रहा है। सुबह होते ही दादी ने पंचायत बुलवाई, बिना ढोलक के, बिना शोर के, पर लोग खुद ब खुद आ गए। दादी ने रघुनाथ वाला कागज निकाला। ये कर्ज का हिसाब है, दादी ने कहा, जिसमें ब्याज जोड़ते जोड़ते मूल रकम 10 गुना हो गई। लोगों में खुसुर फुसुर मच गई। किसी ने कहा, मेरे बाबू का भी ऐसा ही हिसाब था। दादी ने आगे पढ़ा और ये बयान है जिसमें रघुनाथ ने लिखा था कि सेठ ने कुएं की मेड़ तोड़ने की धमकी दी थी। हरखू चिल्ला उठा, तो बाबू की मौत हत्या नहीं पर मजबूरी की मौत। सेठ को बुलाया गया। उसका चेहरा सख्त था। ये सब झूठ है।
तभी रघुनाथ की विधवा सरसों आगे आई। उसकी आंखों में बरसों का डर था। सेठ, तुमने कहा था या तो जमीन दो या कुआं। मेरा आदमी डर गया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सेठ की आवाज भरा आ गई। ये पुरानी बातें हैं। दादी ने पोटली बंद की। पुरानी बातें तब तक पुरानी नहीं होती जब तक उनका हिसाब ना हो। प्रधान ने भारी आवाज में कहा, इस पर जांच होगी। सेठ पहली बार सचमुच डर गया। उसका पलटवार नाकाम हो गया था। शाम को दादी ने नन्हा पंडित से कहा, देखा बेटा, हर कागज सिर्फ स्याही नहीं होता, कुछ कागज जख्म होते हैं। और बसईपुर की रात उस दिन भारी थी, जैसे कुएं के पानी में पहली बार चांद डूब गया हो। बसईपुर की सुबह उस दिन धूल के बादल के साथ आई। कच्ची सड़क पर एक सफेद जीप रुकी, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था लोक निर्माण विभाग। जीप के रुकते ही बच्चों का झुंड दौड़ पड़ा। गांव में अफसरों का आना किसी मेले से कम नहीं होता। डर, उम्मीद और कौतूहल सब एक साथ। जीप से दो आदमी उतरे। एक थे वर्मा बाबू, इस्त्री किए कपड़े, काली ऐनक और हाथ में फाइल। दूसरे थे सिंह साहब, थोड़े सख्त चेहरे वाले, जिनकी आंखें इधर उधर सब कुछ नाप रही थीं। उनके पीछे पीछे पटवारी भी उतरा, जैसे अपनी ही छाया से डरता हो। प्रधान आगे बढ़ा, स्वागत है साहब बसईपुर में। वर्मा बाबू ने इधर उधर देखा, तो यही है वो गांव जहां सड़क का झगड़ा है। पीछे से मथुरा सेठ आ गया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। झगड़ा नहीं साहब, बस कुछ गलतफहमियां। दादी सुभग्गी अपनी झोपड़ी से निकलकर चौपाल की ओर आ रही थीं। उनकी चाल वही धीमी, पर आज पोटली का भार जैसे और बढ़ गया हो। नन्हा पंडित उनके साथ साथ चल रहा था। सिंह साहब की नजर दादी पर पड़ी। ये कौन है? प्रधान बोला, गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे सच्ची। सिंह साहब ने भौं उठाई। अच्छा। चौपाल पर चटाइयां बिछी, अफसर बैठे, गांव वाले खड़े। वर्मा बाबू ने फाइल खोली। देखिए, प्रस्ताव ये है कि सड़क सीधी निकाली जाए, इससे खर्च कम होगा। सेठ झट से बोला, और गांव का विकास होगा। तभी दादी आगे आईं। विकास की कीमत कौन देगा? वर्मा बाबू ने चश्मा ठीक किया। आप? दादी ने सिर हिलाया। न मैं न सेठ, गांव देगा, अगर आपने बिना पूछे लकीर खींच दी। सिंह साहब ने दादी को ध्यान से देखा। आपके पास कुछ कागज हैं ऐसा सुना है? दादी ने पोटली खोली। आज उन्होंने दूसरा कागज निकाला, एक नक्शा, पुराना पर साफ। ये बसईपुर का नक्शा है। तालाब, कुएं, शमशान और वो रास्ते जिनसे बरसों से लोग चलते आए हैं। पटवारी आगे झुका। ये नक्शा रिकॉर्ड में नहीं है, दादी बोली, क्योंकि ये गांव ने बनाया था, दफ्तर ने नहीं। सिंह साहब ने नक्शा हाथ में लिया। अगर सड़क इधर से गई, उन्होंने उंगली चलाई, तो 3 कुएं सूखेंगे। भीड़ में हलचल हुई। सेठ झल्लाया, ये सब डराने की बातें हैं। तभी हरखू बोला, डर हमने देखा है सेठ, सूखा पड़ा तो। वर्मा बाबू असहज हो गए। देखिए, हमें जल्दी फैसला चाहिए। दादी ने शांत स्वर में कहा, जल्दी में किया गया फैसला बरसों का पछतावा बनता है। उसी वक्त एक और जीप आई। उसमें से एक युवक उतरा, राकेश, अखबार का रिपोर्टर। उसने कैमरा उठाया। बसईपुर में पंचायत और अफसरों की बैठक है। सेठ का चेहरा उतर गया। इसे किसने बुलाया? नन्हा पंडित मुस्कुराया। राकेश ने दादी से सवाल किया, अम्मा, सच है कि आपके पास गांव से जुड़े पुराने कागज हैं? दादी ने पोटली को छुआ। सच इतना है कि गांव अपनी कहानी खुद सुना रहा है। कैमरे की क्लिक क्लिक गूंज उठी। सिंह साहब ने वर्मा बाबू से अलग जाकर बात की। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, फैसला अभी नहीं होगा, पहले जमीनी जांच होगी। भीड़ में राहत की सांस निकली। सेठ ने आखिरी दांव फेंका, साहब, अगर सड़क यहां से नहीं गई तो खर्च बढ़ेगा। सिंह साहब ने कड़ी नजर से देखा, और अगर गई तो नुकसान बढ़ेगा, फर्क समझिए। दादी ने पोटली बांधी। उनकी आंखों में थकान थी, पर संतोष भी। शाम को गांव में बात फैल गई। अफसर रुके हैं, सेठ की बात नहीं चली, अखबार में नाम आएगा। दादी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी। नन्हा पंडित बोला, दादी, आज तो जीत हो गई ना? दादी ने दूर खेतों को देखा। जीत तब होगी बेटा, जब सड़क गांव को जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। और बसईपुर की धूल में उस दिन एक नई लकीर खिंचने लगी, कागज पर नहीं, लोगों के दिलों में। बसईपुर की रातें आमतौर पर जल्दी सो जाती थीं, पर उस दिन अंधेरा जाग रहा था। आसमान में बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी,
जैसे कुछ होने से पहले धरती खुद सांस रोक लेती है। खेतों से लौटते बैलों की घंटियां भी आज धीमी थीं। मथुरा सेठ अपने आंगन में टहल रहा था। अफसरों की बात, अखबार वाले की तस्वीरें और पंचायत में उठी आवाजें सब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसने ठान लिया था, अगर पोटली नहीं रही तो सच भी नहीं रहेगा। उसने लाला जगतू को बुलाया। आज रात काम खत्म हो जाना चाहिए, सेठ ने दबी आवाज में कहा। झोपड़ी, पोटली, सब। लाला हिचकिचाया। सेठ, आग लगी तो पूरा गांव भड़क जाएगा। सेठ की आंखें सख्त हो गईं। भूख लगी तो गांव चुप भी हो जाता है। जा। उधर दादी सुभग्गी अपनी झोपड़ी में बैठी जाग रही थीं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। पोटली आज उन्होंने सिरहाने रखी थी, जैसे किसी बीमार बच्चे को पास सुलाया हो। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, लंबी, खींची हुई। दादी समझ गईं। उन्होंने दिया बुझाया और पोटली उठाकर बाहर निकली। पीपल के नीचे जाकर खड़ी हो गईं। चांद बादलों में छिप गया था, पर दादी की आंखें अंधेरे की आदी थीं। तभी झोपड़ी की ओर से धुआं उठने लगा। अरे आग, आग! किसी ने चिल्लाया। देखते ही देखते लपटें उठीं। सूखी फूंस की छत ने आग को पकड़ लिया। गांव जाग उठा। लोग बाल्टियां लेकर दौड़े। औरतें बच्चों को समेटने लगी। नन्हा पंडित भागता हुआ आया। दादी, आपकी झोपड़ी। दादी शांत थीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। झोपड़ी जल सकती है बेटा, कहानी नहीं। लोगों ने आग बुझाई, पर आधी झोपड़ी राख हो चुकी थी। सबकी नजरें दादी पर थीं। क्या पोटली बची? दादी ने पोटली ऊपर उठाई। ये बच गई। भीड़ में गुस्सा उबल पड़ा। सेठ ने करवाया है, अब बहुत हो गया। तभी हरखू आगे आया। अम्मा, अब सब सच खोल दो। दादी ने पीपल के नीचे बैठकर पोटली खोली। आग की रोशनी में कागज चमक उठे, लेकिन इस बार उन्होंने कागज नहीं, पीतल की छोटी डिबिया निकाली। ये मेरी कहानी है, दादी बोली। सब सन्नाटे में थे। सालों पहले दादी ने कहना शुरू किया, मैं भी बसईपुर की बहू थी। मेरा आदमी गोपाल इस गांव का सबसे ईमानदार आदमी था। सेठ ने उससे झूठे कागजों पर अंगूठा लगवाना चाहा। गोपाल ने मना किया। दादी की आवाज कांप गई। अगले दिन उसे शहर भेजने के बहाने बुलाया गया। वो लौटा नहीं। भीड़ में सिसकी गूंज गई। लोग बोले दुर्घटना, पर मुझे सच पता था। ये डिबिया, दादी ने ढक्कन खोला, गोपाल की आखिरी निशानी है और उसके लिखे शब्द। उन्होंने कागज निकाला। इसमें सेठ के सारे खेल लिखे हैं। नन्हा पंडित की आंखें भर आईं। तो दादी, पोटली? मेरी नहीं, दादी बोली, गांव की है। उसी वक्त दूर से जीप की आवाज आई। सिंह साहब उतर चुके थे। आग, भीड़ और डिबिया सब देख चुके थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। सेठ को उसी रात हिरासत में ले लिया गया। लाला जगतू सिर झुकाए खड़ा था। भोर हुई तो बसईपुर बदला हुआ था। दादी की झोपड़ी राख थी, पर पीपल के नीचे लोग इकट्ठा थे, एक साथ। दादी ने जली हुई जमीन को देखा। कुछ चीजें जलती हैं, उन्होंने कहा, ताकि रोशनी दिखे। और बसईपुर ने पहली बार महसूस किया, पोटली में न पैसा था न गहना, उसमें हिम्मत थी। सेठ के जाने के बाद बसईपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे बरसों से जो शूर कानों में अटका था वो अचानक थम गया हो। चौपाल पर पड़ी मथुरा सेठ की चारपाई खाली थी, पर खाली कुर्सियां भी कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती हैं। सुबह सुबह लोग चौपाल पर जमा होने लगे। कोई यूं ही आया था, कोई जानबूझकर। प्रधान बार बार उसी खाली जगह की ओर देख रहा था जहां सेठ बैठता था। पटवारी भी फाइलें लेकर आया, पर आज उसकी चाल में अकड़ नहीं, हड़बड़ी थी। हरखू मिस्त्री ने धीरे से कहा, सेठ तो चला गया, अब क्या होगा? किसी के पास सीधा जवाब नहीं था। दादी सुभग्गी पीपल के नीचे आकर बैठ गईं। आग की रात ने उन्हें थका दिया था, पर उनकी आंखों में अब भी वही स्थिरता थी। पोटली आज उन्होंने अपने पास नहीं बांधी थी, वो उनके सामने रखी थी, सबके बीच। प्रधान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अम्मा, अब गांव को क्या करना चाहिए? दादी ने आसपास बैठे चेहरों को देखा, डरे हुए, उम्मीद से भरे, उलझे हुए। अब गांव को अपनी आदत बदलनी होगी, उन्होंने कहा। अब तक तुम किसी एक कुर्सी से डरते रहे,
अब कुर्सी से नहीं, सच से बैठो। पटवारी बोला, सेठ के कागज, जमीन के रजिस्टर सब उलझे हुए हैं। दादी ने सिर हिलाया, इसलिए पोटली अभी बंद नहीं होगी। उन्होंने पोटली खोली और कुछ कागज बाहर निकाले। ये उधार के असली हिसाब हैं। जितना लिया उतना ही लौटाना है, न एक पैसा ज्यादा न कम। भीड़ में हलचल मच गई। कई लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ की आंखों में डर भी था, सच सामने आने का डर। तभी सरसों, रघुनाथ की विधवा, आगे आई। अम्मा, क्या अब मेरा कुआं वापस मिलेगा? दादी ने उसका हाथ थामा। मिलेगा, और सिर्फ तुम्हारा नहीं। नन्हा पंडित चुपचाप सब देख रहा था। आज पहली बार उसे लगा कि पंचायत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक बड़ा परिवार हो सकता है। दोपहर तक फैसला हुआ, एक ग्राम समिति बनेगी। उसमें कोई साहूकार नहीं, कोई अकेला मालिक नहीं। हर मोहल्ले से एक आदमी और एक औरत होगी। और पोटली? हरखू ने पूछा। दादी मुस्कुराईं। पोटली मेरे पास नहीं रहेगी। लोग चौंक गए। ये गांव की है, दादी ने कहा, और गांव किसी एक हाथ में नहीं रहता। उन्होंने पोटली उठाई और प्रधान की ओर बढ़ाई, फिर रुक गईं। नहीं, अभी नहीं। दादी की नजर नन्हा पंडित पर ठहर गई। बेटा, उन्होंने उसे पास बुलाया, तू सवाल पूछता है, डरता नहीं, पर याद रखना, पोटली उठाना भारी काम है। नन्हा घबरा गया। मैं? दादी ने पोटली वापस अपने पास रख ली। अभी नहीं, पहले गांव सीखेगा। शाम को बसईपुर में पहली बार बिना सेठ के चौपाल सजी। लोग खुलकर बोले। किसी ने डराया नहीं, किसी ने दबाया नहीं। दादी दूर से ये सब देखती रहीं। आग में जली अपनी झोपड़ी की राख पर उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी डाली। घर फिर बन जाएगा, उन्होंने खुद से कहा। रात को नन्हा उनके पास आया। दादी, पोटली सच में क्या है? दादी ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे साफ दिख रहे थे। पोटली एक याद है बेटा, कि अगर गांव चाहे तो किस्मत भी बदली जा सकती है। पीपल की पत्तियां सरसराईं जैसे सहमति में, और बसईपुर में उस रात पहली बार लगा, खाली कुर्सी डरावनी नहीं होती। डरावना होता है जब कोई उस पर सवाल बिना बैठा हो। बसईपुर में उस दिन सुबह कुछ अलग थी। हवा में खेतों की गंध वही थी, पर लोगों की चाल में अब झिझक नहीं, जिज्ञासा थी। चौपाल के पास जमीन पर चूना पड़ा था। आज सड़क की नई लकीरें खींची जानी थी। लोक निर्माण विभाग के अफसर फिर आए थे, पर इस बार उनके साथ गांव के लोग भी थे, कुदाल, डंडा और अपनी अपनी राय लेकर। नक्शा जमीन पर फैलाया गया। दादी सुभग्गी पास ही बैठी थीं, पोटली गोद में। सिंह साहब ने कहा, आज कागज पर नहीं, जमीन पर बात होगी। हरखू मिस्त्री ने उंगली रखी। अगर सड़क इधर से जाएगी तो मेरा आम का पेड़ कटेगा। पीछे से किसी ने कहा, और उधर से गई तो मेरा खेत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहली बार मतभेद खुलकर सामने आए। आवाजें तेज होने लगी। प्रधान घबराया। अरे लड़ो मत, सेठ तो है नहीं अब। दादी ने धीरे से कहा, सेठ चला गया, पर उसकी आदतें अभी हैं। लोग चुप हो गए। दादी ने पोटली खोली और एक छोटा सा कपड़ा बाहर निकाला। उसमें गांठें बंधी थीं। ये गांव की पुरानी मेड़ की मिट्टी है, उन्होंने कहा। हर गांठ एक समझौता है। कभी किसी ने रास्ता छोड़ा, कभी किसी ने पेड़। हरखू चुप हो गया। तभी बिहारी बोला, पर इस बार नुकसान किसका ज्यादा होगा, ये कैसे तय होगा? सिंह साहब बोले, जो ज्यादा खोएगा उसे मुआवजा मिलेगा। दादी ने सिर हिलाया। पैसे से सब नहीं भरता। नन्हा पंडित आगे आया। तो क्यों ना सड़क वहां से जाए जहां सबसे कम नुकसान हो? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काफी देर बहस चली। अंत में सबने देखा, एक रास्ता ऐसा है जो थोड़ा टेढ़ा है, पर किसी का घर या कुआं नहीं छूता। सिंह साहब ने नक्शे पर लकीर खींची तो तय रहा। कुछ लोग खुश थे, कुछ उदास, पर कोई टूटा नहीं था। दादी ने पोटली बांधी। यही फर्क है बेटा, पहले कोई जीतता था, कोई हारता था, आज सबने छोड़ा। शाम को गांव में चर्चा थी। सड़क टेढ़ी होगी, पर अपनी होगी। नन्हा पंडित दादी के साथ चल रहा था। दादी, आज आपने पोटली नहीं खोली। दादी मुस्कुराईं।
जब लोग खुद बोलने लगे तो कागज चुप हो जाते हैं। पीपल के नीचे नई लकीरें सूख रही थीं, चूने की नहीं, समझ की। और बसईपुर सीख रहा था, रास्ते सीधे हो या टेढ़े, अगर साथ चलें तो मंजिल दूर नहीं होती। सड़क का काम शुरू हुआ तो बसईपुर की सुबहें शोर से भर गईं। कुदाल की ठक ठक, फावड़े की चरमराहट और मजदूरों की आवाजें। गांव ने ऐसा शोर पहले कभी नहीं सुना था। जहां कभी बैलगाड़ी की लकीरें थीं, वहां अब गड्ढे बन रहे थे। पहला गड्ढा हरखू के खेत के पास खुदा। लोग जमा हो गए, कोई देख रहा था, कोई नाप रहा था, कोई मन ही मन हिसाब लगा रहा था, कितनी जमीन गई, कितनी बचेगी। हरखू चुप था। उसने खुद कहा था कि सड़क टेढ़ी निकले, पर जब मिट्टी उखड़ती देखी तो उसका कलेजा हिल गया। देखो, बिहारी बोला, मेरी मेड़ तो सुरक्षित है, पर हरखू का नुकसान ज्यादा हो रहा है। हरखू ने कुछ नहीं कहा। दोपहर तक धूप तेज हो गई। मजदूर पेड़ की छांव में बैठे। वहीं से बात उठी, अगर सड़क सीधी होती तो काम आसान होता। एक दो लोगों ने हामी भरी। शाम को चौपाल पर यह बात फैल गई। गलत फैसला हो गया, सेठ होता तो काम तेज चलता। ये बात दादी तक पहुंची। वे पीपल के नीचे बैठी, पोटली पास रखी थी। नन्हा पंडित बोला, दादी, लोग शक कर रहे हैं। दादी ने गड्ढे की ओर देखा। पहला गड्ढा हमेशा डराता है बेटा। उसी रात तेज बारिश आ गई। अधखुदी सड़क में पानी भर गया, कीचड़ फैल गया। लोग झुंझलाए। देखा, किसी ने कहा, यह टेढ़ा रास्ता काम का नहीं। अगली सुबह अफसर आए। सिंह साहब ने गड्ढों को देखा। काम रुकेगा नहीं, उन्होंने कहा, पर गांव को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। हरखू आगे आया। मेरा नुकसान ज्यादा है, उसने कहा, पर फैसला मैंने माना है, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आवाज में कांप थी, पर बात साफ थी। दादी ने पोटली खोली। इस बार उन्होंने कोई कागज नहीं निकाला, बस एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, हरखू के खेत की। ये गड्ढा, उन्होंने कहा, सड़क का नहीं, भरोसे का है। लोग चुप हो गए। दोपहर बाद गांव के जवान खुद फावड़े लेकर आ गए। पानी निकाला गया, मेड़ें ठीक की गईं। पहली बार सड़क सिर्फ सरकार की नहीं रही। शाम को नन्हा पंडित ने पूछा, दादी, अगर सड़क फिर भी खराब बनी तो? दादी मुस्कुराईं, तो उसे ठीक भी हम ही करेंगे। और बसईपुर समझने लगा, अपने फैसले पर शक आना गलत नहीं, पर शक के डर से लौट जाना सबसे बड़ा गड्ढा होता है। बरसात के बाद की सुबह बसईपुर में अजीब सी साफ थी, जैसे रात भर धरती ने खुद को धो लिया हो। सड़क के गड्ढों में पानी कम हो चुका था और कीचड़ पर पहावड़ों के निशान साफ दिख रहे थे, गांव की मेहनत के निशान। दादी सुभग्गी आज देर तक झोपड़ी के पास बैठी रहीं। आग की रात के बाद से वे उसी जली हुई जगह पर अक्सर आकर बैठ जाती थीं। सामने पोटली रखी थी, आज कुछ अलग सी चुप। नन्हा पंडित पास आकर बैठ गया। दादी, लोग कह रहे हैं कि पोटली में अब बस एक ही कागज बचा है। दादी ने उसकी ओर देखा। हां बेटा, और वही सबसे भारी है। दोपहर में चौपाल फिर भरी। सड़क का काम रुका हुआ था, अफसर इंतजार में थे। लोग असमंजस में थे। हरखू का नुकसान, बारिश का डर और मन में उठता सवाल, क्या हमने सही किया? प्रधान ने कहा, अम्मा, अब सब आप पर छोड़ रहे हैं। दादी धीरे धीरे उठी। आज उनकी चाल पहले से भी धीमी थी, पर हर कदम में दृढ़ता थी। उन्होंने पोटली खोली। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उन्होंने आखिरी कागज निकाला। वो किसी इकरारनामे या नक्शे जैसा नहीं था, बस एक साधा सा पत्र। दादी ने पढ़ना शुरू किया। अगर ये कागज कभी गांव के सामने आए तो समझ लेना कि सच की जरूरत पड़ गई है। ये मेरी नहीं, बसईपुर की वसीयत है। भीड़ सन्न हो गई। इस गांव में जो भी जमीन सड़क के लिए जाएगी, उसका मालिक अकेला नहीं रहेगा। उस जमीन पर गांव का हक होगा और गांव उस नुकसान को बांटेगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जो ज्यादा खोएगा, दादी पढ़ती गईं, उसकी फसल में गांव हाथ बटाएगा। जो कम खोएगा, वो अपना हिस्सा देगा, मेहनत में, पानी में, समय में। हरखू की आंखें भर आईं। पत्र के नीचे हस्ताक्षर थे, गोपाल, और उसके नीचे दादी सुभग्गी का नाम। दादी ने पत्र मोड़ दिया। ये मैंने और मेरे आदमी ने तब लिखा था जब हमें लगा था कि एक दिन गांव को खुद फैसला करना पड़ेगा। प्रधान बोला, पर अम्मा, ये तो कानून नहीं है।
दादी मुस्कुराई। कानून कागज से बनता है, पर गांव भरोसे से चलता है। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर हरखू उठा। अगर मेरी जमीन गई है तो फसल में सब साथ देंगे, मैं मानता हूं। धीरे धीरे और आवाजें उठी। हम भी। सिंह साहब ने फाइल बंद कर दी। ऐसा गांव मैंने पहली बार देखा है। दादी ने पोटली को आखिरी बार बांधा, गांठ कसकर नहीं, हल्की। अब पोटली बंद रहेगी, उन्होंने कहा, क्योंकि इसका काम पूरा हो गया। नन्हा पंडित घबरा गया। फिर पोटली किसके पास रहेगी? दादी ने उसे देखा। अब पोटली किसी एक के पास नहीं, ये हर उस हाथ में है जो गांव के लिए उठे। शाम को सड़क का काम फिर शुरू हुआ। इस बार हर गड्ढे के साथ कोई ना कोई खड़ा था, देखने नहीं, संभालने। रात को दादी ने पहली बार पोटली को अपने सिराहने नहीं रखा। वो बाहर पीपल के नीचे टंगी रही, सबके देखने के लिए। और बसईपुर ने उस दिन समझा, कुछ कागज खुलते हैं तो आग लगती है, और कुछ कागज खुलते हैं तो गांव बनता है। सड़क पर काम चलता रहा, पर बसईपुर की सुबह उस दिन एक अलग चिंता लेकर आई। दादी सुभग्गी पीपल की नीचे नहीं दिखी, न झोपड़ी के पास, न कुएं की ओर जाती पगडंडी पर। गांव में ये बात वैसे ही थी जैसे बिना बताए सूरज देर से उगे। नन्हा पंडित सबसे पहले पहुंचा। झोपड़ी के जले हुए हिस्से के पास दादी चारपाई पर लेटी थी। उनकी सांस भारी थी और खांसी ऐसी कि पूरा शरीर हिल जाता। दादी, नन्हा घबराया। दादी ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। इतना डर क्यों गया है बेटा, खांसी ही तो है। पर गांव जानता था ये खांसी साधारण नहीं थी। खबर फैलते देर नहीं लगी। सरसों आई, हरखू आया, प्रधान आया। किसी ने काढ़ा बनाया, किसी ने गर्म दूध, किसी ने कहा कि शहर के डॉक्टर को बुलाओ। दादी ने सिर हिलाया। मेरे लिए मत भागो, सड़क का काम देखो। प्रधान बोला, अम्मा आज काम रुका रहेगा। दादी ने आंखें बंद कर लीं। तभी तो बीमारी जीतती है। दोपहर तक डॉक्टर आ गया। उसने नब्ज देखी, छाती सुनी। उम्र ज्यादा है, उसने कहा, आराम चाहिए। आराम। बसईपुर को यह शब्द अजीब लगा। दादी को आराम करते किसी ने नहीं देखा था। शाम को सड़क पर सन्नाटा था। लोग काम की जगह दादी की हालत पर चर्चा कर रहे थे। अगर दादी नहीं रही, किसी ने अधूरा वाक्य छोड़ा। नन्हा पंडित ने सुना और कांप गया। रात को वो दादी के पास बैठा रहा। पोटली पीपल से उतारकर उसने चारपाई के पास रख दी। दादी ने आंखें खोली। क्यों उतार लाया? डर लग रहा था, नन्हा बोला। दादी ने पोटली को हाथ से छुआ। डर ठीक है बेटा, पर याद रखना, अगर मैं न भी रहूं तो गांव रहेगा। पर पोटली? नन्हा रो पड़ा। दादी ने उसकी आंखें पूछी। पोटली में कुछ नहीं है जो तुम पहले ही न जानते हो। बाहर हवा चली। पीपल की पत्तियां सरसराईं, जैसे कोई वादा दोहरा रही हों। और बसईपुर ने पहली बार महसूस किया, जिसे वे सहारा समझते थे, वो इंसान भी नाजुक है। दादी सुभग्गी की खांसी उस सुबह कुछ कम थी, पर डॉक्टर ने साफ कहा था, आज उन्हें उठने मत दीजिए। ये बसईपुर के लिए अजीब हुक्म था। पीपल के नीचे खाली जगह देख लोग बार बार उधर मुड़कर देखते, जैसे दादी अभी आवाज देंगी, पर आवाज नहीं आई। सड़क का काम आज फिर शुरू होना था। अफसर आ चुके थे, मजदूर नहीं, पर गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आज फैसला कौन करेगा? बिहारी ने पूछा। प्रधान ने गला साफ किया, हम सब मिलकर। ये कहने में आसान था, करने में नहीं। नक्शा जमीन पर फैलाया गया। एक जगह मिट्टी ढीली थी। मजदूर बोले, यहां पुलिया डालनी पड़ेगी। पटवारी ने कहा, इससे खर्च बढ़ेगा। अफसरों के चेहरे सख्त हो गए। तो फिर रास्ता थोड़ा बदल देते हैं। वही पुराना डर लौट आया, किसी का नुकसान, किसी का फायदा। हरखू चुप था। आज दादी नहीं थी जो उसे देखकर बोले, कहो। प्रधान ने हिम्मत करके कहा, अगर रास्ता बदला तो 2 घर छुएंगे। तो क्या हुआ? किसी ने कहा, काम आसान हो जाएगा। बहस तेज हो गई, आवाजें ऊंची होने लगीं। वही पुराना गांव, वही पुराने स्वर। तभी नन्हा पंडित आगे आया। दादी होती तो क्या कहती? सब चुप हो गए। नन्हा बोला, वो कहती, सबसे पहले सुनो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, पर फिर पटवारी बोला,
बच्चों की बातों से काम नहीं चलता। और वही गलती होने लगी, बिना सबको सुने फैसला लेने की। अफसर ने नक्शे पर नई लकीर खींच दी। उसी समय सरसों दौड़ती हुई आई। रुको, उसने चिल्लाया, ये रास्ता मेरे कुएं के पास से जाएगा। सब ठिठक गए। हरखू ने नक्शा देखा, सच में लकीर बदल चुकी थी। हमने देखा नहीं, प्रधान ने धीमे से कहा। शर्म की लहर फैल गई। नन्हा पंडित ने पोटली की ओर देखा जो पीपल के नीचे टंगी थी। उसे लगा जैसे दादी की आंखें वहीं से देख रही हों। तभी दादी की खांसी की आवाज दूर से आई। कोई उन्हें सहारा देकर चौपाल की ओर ला रहा था। क्यों आई अम्मा? प्रधान घबरा गया। दादी बैठ गईं। थकी थीं पर आवाज साफ थी। मैं इसलिए आई, उन्होंने कहा, कि तुम्हें यह समझाना था कि मेरे बिना भी तुम ठीक कर सकते हो, पर आज तुमने जल्दी की। सबके सिर झुक गए। दादी ने नक्शा देखा। फैसला वापस लो, फिर से बात करो। अफसरों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। दादी उठी। अब मैं चलूंगी, अगली बार मैं नहीं आऊंगी। नन्हा रो पड़ा। दादी ने उसका हाथ थामा। गलती करना सीखने का हिस्सा है बेटा। और बसईपुर ने उस दिन समझा, दादी का होना सहारा था, पर उनकी सीख जिम्मेदारी थी। दादी सुभग्गी उस सुबह बहुत शांत थीं। खांसी अब भी थी, पर आंखों में एक अजीब सी स्थिरता उतर आई थी, जैसे कोई लंबी यात्रा तय करके लौट आया हो। पीपल के नीचे पोटली हवा में टंगी थी, हल्की सी झूलती हुई, पर आज उसका भार पूरे गांव को महसूस हो रहा था। दादी ने प्रधान को बुलवाया। साथ में हरखू, सरसों, बिहारी और कुछ और लोग भी आ गए। नन्हा पंडित चुपचाप एक ओर खड़ा था। आज मैं एक बात तय करने आई हूं, दादी ने कहा। लोगों का दिल धक से रह गया। दादी ने पोटली उतारी और उसे अपने सामने रखा। अब ये मेरे पास नहीं रहेगी। प्रधान घबरा गया। अम्मा, आप ठीक तो हैं? दादी मुस्कुराईं। अब ठीक होने का मतलब बदल गया है। उन्होंने पोटली खोली। अंदर वही कागज, वही कपड़ा, वही डिबिया, पर आज वे सब जैसे किसी और ही रोशनी में थे। ये पोटली, दादी बोली, ताकत नहीं है, ये जिम्मेदारी है। उन्होंने हरखू की ओर देखा। तू मजदूर है पर सच्चा। हरखू ने सिर झुका लिया। सरसों की ओर मुड़ी। तू डर के साथ जी चुकी है, इसलिए समझदार है। सरसों की आंखें भर आईं। फिर उनकी नजर नन्हा पंडित पर ठहरी। और तू सवाल करता है। नन्हा कांप गया। मैं इसे किसी एक को नहीं दूंगी, दादी ने कहा। पोटली अब पंचायत के पास रहेगी, पर हर फैसले से पहले इसे खोला नहीं जाएगा, याद किया जाएगा। प्रधान ने धीमे से पूछा, और अगर हम भूल गए तो? दादी ने पोटली नन्हा पंडित के हाथ में दी। तो ये बच्चा याद दिलाएगा। सब चौंक गए। नन्हा घबरा गया। दादी, मैं कैसे? दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। पोटली उठाने के लिए हाथ नहीं, रीढ़ चाहिए। पोटली हल्की थी, पर नन्हा जैसे उसे उठाते ही झुक गया। शाम को गांव में चर्चा थी। पोटली अब पंचायत की है। दादी ने सबको बांध दिया। रात को नन्हा सो नहीं पाया। उसे लगा पोटली सांस ले रही है। दादी ने दूर से उसकी बेचैनी देखी। मन ही मन कहा, अब कहानी आगे खुद चलेगी। और बस बसईपुर ने पहली बार समझा, कुछ बोझ सिर पर रखे जाते हैं और कुछ बोझ दिल में। बसईपुर में सड़क अब आकार लेने लगी थी। कच्ची मिट्टी पर गिट्टी बिछ चुकी थी और जहां पहले गड्ढे थे वहां अब समतल रास्ता दिखने लगा था। बच्चे उस पर दौड़ते और बुजुर्ग दूर से देखकर कहते, अब तो सच में सड़क बन रही है। पर जिस दिन सड़क आधी पूरी हुई, उसी दिन एक हादसा हो गया। सुबह का वक्त था। मजदूर काम में लगे थे। हरखू भी पास ही खड़ा था। आजकल वो काम देखता ज्यादा था, करता कम। तभी अचानक गिट्टी से भरी बैलगाड़ी फिसली। बैल घबरा गए। गाड़ी एक और झुकी और मजदूर भोलू नीचे दब गया। चीख पुकार मच गई। लोग दौड़े। किसी ने बैल खोले, किसी ने गाड़ी उठाने की कोशिश की। भोलू की टांग बुरी तरह दब चुकी थी। खून बह रहा था। डॉक्टर को बुलाओ। जीप कहाँ है? हड़बड़ी फैल गई। भोलू शहर से आया मजदूर था। उसका कोई यहां अपना नहीं था। कुछ लोग बुदबुदाए, काम जल्दी करने में ये सब होता है। नन्हा पंडित भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। उसके हाथ में पोटली नहीं थी, पर उसका भार उसे साफ महसूस हो रहा था। अफसर बोले, इसे अस्पताल ले जाना होगा। खर्च? भीड़ चुप हो गई। प्रधान ने कहा, ठेकेदार देखेगा।
तभी हरकू बोला, पर हादसा हमारी सड़क पर हुआ है। पटवारी ने तुरंत टोका, कागजों में ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है। बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा हम क्यों दें, किसी ने कहा बाहर का आदमी है। भीड़ दो हिस्सों में बंटने लगी। उसी वक्त नन्ना पंडित आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। दादी कहती थी, पोटली खोलनी नहीं, याद करनी है। सब उसकी ओर देखने लगे। अगर ये सड़क हमारी है, नन्हा बोला, तो हादसा भी हमारा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरखू आगे आया, मैं अपनी फसल का हिस्सा दूंगा। सरसों बोली, मैं दूध भेजूंगी अस्पताल। धीरे धीरे और आवाजें उठीं, हम भी। अफसर चुप हो गए। उन्होंने जीप निकाली। भोलू को अस्पताल भेजा गया। शाम को दादी को खबर दी गई। वे चुप रहीं। फिर बस इतना कहा, कड़ी टूटी नहीं है, बस परखी गई है। नन्हा पीपल के नीचे बैठा पोटली को देखता रहा। उसे पहली बार लगा वो सचमुच भारी है। और बसईपुर समझने लगा, एकता उत्सव में नहीं, हादसों में परखी जाती है। बसईपुर में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। सड़क का आखिरी हिस्सा बिछाया जाना था। गिट्टी पर पानी छिड़का जा रहा था। बेलची की आवाज अब थकान से भारी हो चुकी थी, पर लोगों के चेहरों पर अजीब सी तृप्ति थी, जैसे कोई लंबा काम पूरा होने जा रहा हो। दादी सुभग्गी को खबर मिली तो वे देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, आज मुझे चौपाल ले चलो। लोग घबरा गए। अम्मा, डॉक्टर ने मना किया है। दादी मुस्कुराई, ये चौपाल डॉक्टरों की नहीं, मेरी है। नन्हा पंडित उनके पास खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे पोटली उठा ली। आज पोटली पहले से हल्की लग रही थी, या शायद नन्हा मजबूत हो गया था। पीपल के नीचे आज भीड़ ज्यादा थी। सड़क पूरी होने की खुशी में बच्चे दौड़ रहे थे। अफसर भी आए थे, इस बार बिना फाइल के। दादी को बैठाया गया। उनकी सांस कुछ तेज थी, पर आंखें चमक रही थीं। उन्होंने चारों ओर देखा, वही चेहरे पर बदले हुए। सड़क बन गई, दादी बोली, पर असली काम अभी बाकी है। लोग चुप हो गए। ये सड़क, उन्होंने कहा, शहर तक जाएगी। वहां से पैसा आएगा, चीजें आएंगी, लोग आएंगे। सवाल ये है, हम क्या बचाएंगे? हरखू बोला, गांव। दादी ने सिर हिलाया, हां, गांव। उन्होंने नन्हा पंडित की ओर इशारा किया। आज मैं पोटली नहीं, कुछ और देने आई हूं। सब चौंक गए। दादी ने अपनी कांपती उंगली से पीपल के तने को छुआ। मैं तुम्हें चौपाल सौंपती हूं। प्रधान हड़बड़ा गया। अम्मा, चौपाल तो पत्थर और पेड़ नहीं, दादी ने बात काटी। चौपाल एक आदत है, साथ बैठने की, सुनने की। उन्होंने आखिरी बार पोटली की गांठ खोली। भीतर से कुछ नहीं निकाला, बस हाथ डालकर उसे बंद कर दिया। पोटली में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो था वो तुम सब में बट चुका है। नन्हा पंडित की आंखें भर आईं। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब सवाल पूछते रहना। सिंह साहब ने आगे बढ़कर कहा, मैंने बहुत गांव देखे हैं, पर ऐसा पहली बार। दादी मुस्कुराई। शाम होते होते सड़क पर पहला बैलगाड़ी गुजरा। पहिए बिना धंसे आगे बढ़ गए। किसी ने नारियल नहीं फोड़ा, ढोल नहीं बजाया, बस लोग देखते रहे, चुपचाप। दादी ने आकाश की ओर देखा। अब मैं चलूंगी। कहां? नन्हा घबरा गया। दादी ने उसके हाथ में पोटली थमाई। जहां कहानी खत्म होती है, वहीं से अगली शुरू होती है। रात को पीपल के नीचे दिया जल रहा था। दादी की चारपाई खाली थी और बसईपुर जान गया। कुछ लोग जाते नहीं, बस गांव में फैल जाते हैं। दादी सुभग्गी को गए 1 साल हो गया था। बसईपुर में किसी ने ठीक ठीक तारीख नहीं गिनी, पर सब जानते थे आज वही दिन है। पीपल के नीचे सुबह से ही सफाई हो रही थी। कोई कहकर नहीं आया था, फिर भी लोग आते गए। सड़क अब पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। शहर की बस दिन में 2 बार रुकती। कुछ नए चेहरे भी दिखने लगे थे, व्यापारी, मास्टर, दवाइयों वाला। पर आज सड़क से ज्यादा लोग चौपाल की ओर मुड़े थे। पीपल के तने से लगी दीवार पर एक छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बना दिया गया था। उस पर न तस्वीर थी, न मूर्ति,
बस एक दिया रखा था, जलता हुआ। नन्हा पंडित अब पहले जैसा नन्हा नहीं रहा था। कद बढ़ गया था, आवाज में भी ठहराव आ गया था। वो पोटली लेकर आया और उसे चबूतरे के पास टांग दिया। अब वो पोटली किसी रहस्य जैसी नहीं लगती थी, बल्कि गांव की चीज बन चुकी थी। हरखू आया, उसके साथ उसके बेटे भी थे। सरसों आई, अब वो डरती नहीं थी। प्रधान, पटवारी, यहां तक कि वही अफसर सिंह साहब भी आए, जो आजकल पास के कस्बे में तैनात थे। कोई शोर नहीं था, कोई भाषण नहीं, बस सब बैठ गए, जैसे दादी कहती थीं। कुछ देर बाद प्रधान ने कहा, आज बरसी है, कुछ कहना चाहिए। नन्हा पंडित खड़ा हुआ, उसने पोटली की ओर देखा, फिर लोगों की ओर। दादी कहा करती थीं, पोटली खोलना आसान है, निभाना मुश्किल। उसने पोटली खोली, लोग चौंके। भीतर कोई कागज नहीं था, कोई डिबिया नहीं थी, बस एक पुराना कपड़े का टुकड़ा था, गोपाल की कमीज का। ये आखिरी चीज थी, नन्हा बोला। दादी ने कहा था, जब गांव समझ जाए तब इसे भी लौटा देना। उसने कपड़ा पीपल की जड़ में दबा दिया। हरखू ने भारी आवाज में कहा, अब पोटली में क्या रहेगा? नन्हा मुस्कुराया। खालीपन। लोग समझ नहीं पाए। नन्हा बोला, अब जब कोई बड़ा फैसला होगा, पानी, जमीन, स्कूल, हम पोटली नहीं खोलेंगे, हम यहां बैठेंगे। वही चौपाल, वही आदत। दूर सड़क पर बस का हॉर्न बजा, कोई देखने नहीं गया। शाम को बच्चे पीपल के नीचे खेल रहे थे। कोई बोला, ये दादी का पेड़ है। नन्हा ने सुना और मन ही मन कहा, नहीं, ये गांव का है। और बसईपुर ने पहली बार महसूस किया, जब कोई कहानी पूरी होती है तो वो स्मृति नहीं, संस्कार बन जाती है। सड़क बने कुछ महीने हो चुके थे। बसईपुर अब नक्शे पर एक नाम भर नहीं था। अब वहां बस रुकती थी। सुबह सुबह शहर की हवा गांव में उतरने लगी थी, साथ में नई आदतें, नए सपने और कुछ नई परेशानियां भी। पहले जहां हाट हफ्ते में एक बार लगती थी, अब सड़क किनारे रोज 2-4 ठेले खड़े रहने लगे थे। कोई चिप्स बेचता, कोई मोबाइल कवर। बच्चे स्कूल जाते हुए शीशे वाले मोबाइल देख ठिठक जाते। हरखू का बेटा मंगलू बोला, बाबा, शहर चलें, वहां मजदूरी ज्यादा है। हरखू चुप रहा। सड़क उसे सुविधा दे रही थी, पर डर भी। चौपाल पर बात उठी, सड़क से गांव आगे बढ़ेगा। दूसरी आवाज आई, सड़क से गांव बिखरेगा। पहली बार बहस दादी की सीख से बाहर जाने लगी थी। नन्हा पंडित सब देख रहा था। पोटली या पीपल पर टंगी नहीं रहती थी, वो सिर्फ चौपाल के वक्त लाई जाती। उसी बीच एक जीप गांव में आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे, चमकदार जूते, बड़े बड़े चश्मे। उन्होंने खुद को डेवलपर बताया। हम यहां गोदाम बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा। सड़क पास है, जमीन सस्ती है। कागज खोले गए, दाम बताए गए, जो पहले कभी किसी ने सुने नहीं थे। कुछ आंखें चमक उठीं। सरसों बोली, जमीन बेचेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई बोला, पर खेत? नन्हा ने धीरे से कहा, चौपाल। पीपल के नीचे लोग जुटे, डेवलपर भी बैठे। पहली बार बाहरी लोग चौपाल में। हम नौकरी देंगे, उन्होंने कहा। कितने दिन? वे हंसे। बहस लंबी चली, कोई सही गलत साफ नहीं था। अंत में नन्हा उठा। दादी होती तो कहती, जल्दी मत करो। फैसला टाल दिया गया। डेवलपर चले गए, थोड़े खिन्न, थोड़े चकित। शाम को हरखू ने नन्हा से कहा, तू ठीक कर रहा है, पर डर लगता है। नन्हा ने सड़क की ओर देखा। डर तो दादी के समय भी था, फर्क बस इतना है, अब डर हमारा है। और बसईपुर समझ रहा था, सड़क सिर्फ रास्ता नहीं लाती, वो फैसलों की रफ्तार भी बढ़ा देती है। बसईपुर की हवा अब 2 तरह से बहने लगी थी। एक हवा खेतों की थी, पुरानी, सौंधी, धैर्य से भरी। दूसरी हवा सड़क की थी, तेज, चकाचौंध भरी, जल्दी मचाती हुई। और इन्हीं 2 हवाओं के बीच गांव धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगा। डेवलपर के जाने के बाद से चौपाल पर हर शाम बहस होने लगी।
पहले जहां लोग मिलकर बैठते थे, अब वे अलग अलग टोले बनाकर खड़े होते। एक तरफ थे वे लोग जो जमीन बेचने को तैयार थे। जिंदगी भर हल चलाया, अब कुछ आराम भी तो मिले, मंगलू बोला। बच्चों को शहर में पढ़ाएंगे, सरसों ने धीमे स्वर में कहा, हालांकि उसके भीतर भी डर था। दूसरी तरफ वे थे जो खेत बचाना चाहते थे। जमीन गई तो हम क्या रहेंगे, हरखू ने पूछा। नौकरी आज है कल नहीं, किसी बुजुर्ग ने कहा। नन्हा पंडित दोनों के बीच खड़ा था, शब्दों से ज्यादा चुप्पी के साथ। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि चौपाल 2 हिस्सों में बट गई। पीपल के तने के इस तरफ बेचने वाले बैठे, उस तरफ बचाने वाले। पेड़ बीच में खड़ा था, जैसे खुद तय नहीं कर पा रहा हो। चौपाल ऐसे नहीं बैठती, नन्हा बोला। किसी ने ताना मारा, दादी होती तो। नन्हा चुप हो गया। पहली बार उसे लगा दादी का नाम भी अब बहस का हथियार बन सकता है। उसी रात नन्हा पोटली लेकर अकेला पीपल के नीचे बैठा। उसने पोटली खोली, वो खाली थी, फिर भी उसे लगा जैसे कुछ बोल रहा हो। उसे याद आया, दादी कहती थी, जब गांव 2 हिस्सों में बट जाए तो सच अक्सर बीच में दब जाता है। अगली सुबह नन्हा हर घर गया, किसी को समझाने नहीं, बस सुनने। किसी ने कहा, बेटा शहर देखना चाहता हूं। किसी ने कहा, बाप दादा की मिट्टी कैसे छोड़ दूं। शाम को चौपाल फिर सजी। इस बार नन्हा बीच में बैठा। आज फैसला नहीं होगा, उसने कहा, आज कहानी सुनी जाएगी। एक एक करके लोग बोले, बिना टोके, बिना हंसे, देर रात तक। अंत में हरखू उठा। उसकी आवाज भारी थी। मैं जमीन नहीं बेचूंगा, पर जो बेचना चाहता है उसे गद्दार नहीं कहूंगा। सरसों ने सिर झुकाकर कहा, मैं बेचने से पहले 1 साल और सोचूंगी। कोई जीत नहीं हुई, कोई हारा नहीं, पर गांव पूरी तरह नहीं टूटा। पीपल की पत्तियां हिली जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। और बसईपुर ने जाना, सबसे कठिन लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने ही सपनों से होती है। डेवलपर इस बार बिना शोर के आए। न जीप का रौब, न ऊंची आवाजें। उनके साथ एक छोटा ट्रक था, जिसमें कुर्सियां, बिस्कुट के डिब्बे और रंगीन पोस्टर थे। पोस्टरों पर चमकदार तस्वीरें, पक्के घर, हरे लॉन और मुस्कुराते बच्चे। बसईपुर ने उन्हें दूर से देख लिया था। इस बार अलग ढंग से आए हैं, हरखू ने कहा। डेवलपर सीधे चौपाल पर पहुंचे। पीपल के नीचे कुर्सियां लगा दी गईं। पहली बार चौपाल पर कुर्सियां आई थीं। कुछ बुजुर्ग हिचके, पर बैठे भी। हम सुनने आए हैं, एक डेवलपर बोला, मुस्कुराते हुए। आप लोग नाराज थे, हमें समझ नहीं आया। नन्हा ने उसे देखा, ध्यान से, चुपचाप। डेवलपर ने चाय बंटवाई, मीठी चाय। फिर मीठी बातें शुरू हुईं। हम जमीन नहीं लेंगे, साझेदारी करेंगे। आप मालिक रहेंगे, हम बस काम करेंगे। आपके बच्चे हमारे ऑफिस में काम करेंगे। कुछ लोगों की आंखों में सपने उतर आए। पोस्टर खोले गए। बसईपुर रेजिडेंसी, नाम अंग्रेजी में था। सरसों ने पूछा, खेती? आधुनिक खेती, जवाब आया, मशीनों से। हरखू बोला, और अगर मशीनें चली गईं तो? डेवलपर हंस दिया, भरोसा रखिए। नन्हा तेली बार बोला, कागज में क्या लिखा है? डेवलपर ने फाइल आगे बढ़ाई। पन्ने बहुत थे, भारी। नन्हा ने पोटली को याद किया, खाली पर सच्ची। इसे हम पढ़ेंगे, नन्हा बोला, आज नहीं। डेवलपर का चेहरा हल्का सा उतरा। हम समय ज्यादा नहीं दे सकते। नन्हा शांत रहा। गांव देता है। चर्चा कई दिन चली। डेवलपर रोज आते, चाय पिलाते, वादे बढ़ाते। गांव फिर डगमगाने लगा। तभी एक दिन मंगलू ने पूछा, अगर हम मना कर दें तो? डेवलपर ने पहली बार मुस्कान रोकी। तो सड़क कहीं और चली जाएगी। चौपाल में सन्नाटा छा गया। नन्हा उठा। उसने पीपल के तने को हाथ लगाया। वही पुरानी ठंडक। सड़क सरकार की है, पर गांव हमारा है। डेवलपर चुप हो गए। उस शाम नन्हा पोटली लेकर दादी की बरसी वाले चबूतरे पर गया। पोटली खोली, अब भी खाली। आप होती तो? उसने मन ही मन पूछा। हवा चली, पीपल की पत्तियां सरसराईं, जैसे जवाब हो।
मीठी बातों से नहीं, साफ शर्तों से डर लगता है। और बसईपुर समझने लगा, जो सौदा जमीन से शुरू होता है वो अक्सर जमीर तक पहुंचता है। बसईपुर में उस दिन कोई गड्ढा नहीं खोदा गया, कोई ईंट नहीं उठी। सड़क पर बसें आती जाती रहीं, पर गांव की चाल धीमी थी। आज काम खेतों का नहीं, कागजों का था। डेवलपर की फाइल प्रधान के घर रखी थी, मोटी, भारी, डराने वाली। सफेद कागजों पर काली स्याही, अंग्रेजी के लंबे लंबे वाक्य। कई लोगों ने बस देखकर ही कह दिया था, हमसे नहीं होगा। नन्ना पंडित ने कहा, इसलिए ही तो होगा। उसने गांव के मास्टर श्याम बाबू को बुलवाया, जो सालों पहले रिटायर हो चुके थे। फिर पास के कस्बे से एक वकील मीरा आई, जो किसी की जान पहचान की थी। उन्होंने आते ही कहा, मैं फैसला नहीं करूंगी, बस समझाऊंगी। चौपाल आज फिर भरी, पर इस बार कोई कुर्सी नहीं थी, डेवलपर नहीं थे, बस गांव था और कागज। मीरा ने पहला पन्ना खोला। यहां लिखा है, आप जमीन मालिक रहेंगे। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। मीरा ने अगला वाक्य पढ़ा, पर उपयोग का पूरा अधिकार कंपनी के पास होगा 90 साल तक। सन्नाटा छा गया। हरखू बोला, 90 साल? मतलब हम नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं। श्याम बाबू ने धीरे से कहा, यह मालिकाना हक नहीं, नाम का हक है। एक एक लाइन पढ़ी जाने लगी। हर पन्ना जैसे एक नई परत खोल रहा था। अगर पानी सूखा, जिम्मेदारी गांव की। अगर मुनाफा कम हुआ, नुकसान साझेदारों का। अगर कंपनी बंद हुई, जमीन वापसी का कोई समय नहीं। सरसों के हाथ कांपने लगे। ये तो फंदा है। मीरा ने सिर हिलाया। कागज अक्सर चुपचाप बोलते हैं। नन्हा पंडित ने पोटली की ओर देखा। आज वो चौपाल के बीच रखी थी, खाली, खुली। दादी ने कहा था, सच हमेशा छुपता नहीं, बस पढ़ा नहीं जाता। बहस हुई, सवाल उठे, कुछ लोग अब भी डगमगाए। पर पैसा? मंगलू ने पूछा। नन्हा बोला, पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, जमीन बाद में नहीं। अंत में प्रधान उठा, हम इन शर्तों पर सहमत नहीं है। कोई ताली नहीं बजी, कोई नारा नहीं लगा। बस एक सामूहिक सांस ली गई, भारी पर साफ। अगले दिन डेवलपर आए। उन्हें जवाब दे दिया गया, लिखित, साफ, बिना गुस्से के। वे हैरान थे, आप लोगों ने पढ़ लिया? नन्हा मुस्कुराया, हमने सुन लिया। डेवलपर चले गए। इस बार कोई धमकी नहीं, कोई मिठास नहीं। शाम को चौपाल खाली नहीं हुई। लोग बैठे रहे, बातें करते हुए, हंसते हुए। और बसईपुर ने उस दिन एक नई चीज सीखी। कागज डराने के लिए नहीं होते, अगर उन्हें मिलकर पढ़ा जाए। डेवलपर के जाने के बाद बसाईपुर में कोई जश्न नहीं मना, न ढोल बजे, न मिठाई बटी, पर एक अजीब सी शांति थी, वैसी जैसी सही फैसला लेने के बाद होती है। सड़क अब भी वहीं थी, चमकती हुई, पर गांव को पहली बार लगा कि वो सड़क उन्हीं कहीं खींच नहीं रही, बस साथ चल रही है। चौपाल पर उस शाम बात बदली हुई थी। अब सवाल ये नहीं था कि कौन क्या ले जाएगा, बल्कि ये कि गांव क्या बनेगा। हरखू बोला, अगर जमीन नहीं बेचेंगे तो कमाई कैसे बढ़ेगी? श्याम बाबू ने कहा, धीरे पर टिकाऊ। सरसों ने झिझकते हुए कहा, अगर हम दूध शहर तक भेजें? बात आगे बढ़ी। किसी ने सब्जी की, किसी ने अनाज की, किसी ने स्कूल की। सड़क अब डर नहीं, संभावना लगने लगी थी। नन्हा पंडित चुपचाप सुन रहा था। पोटली आज उसके पास नहीं थी, वो पीपल की डाल पर टंगी थी, जैसे कह रही हो, अब मेरी जरूरत कम है। फैसला हुआ, एक ग्राम मंडली बनेगी। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई चमकदार नाम नहीं, बस गांव के लोग मिलकर काम करेंगे। पहला काम तय हुआ, दूध और सब्जी सीधे शहर भेजना, बिचौलियों के बना। दूसरा, पुराने तालाब की सफाई। तीसरा, बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई। काम शुरू हुआ तो मुश्किलें भी आईं। शहर का व्यापारी भाव कम देता, कभी गाड़ी देर से आती। कुछ लोग बोले, डेवलपर ठीक था। नन्हा ने सिर्फ इतना कहा, अपना रास्ता सीधा नहीं होता। धीरे धीरे हिसाब बैठने लगा। दूध का दाम थोड़ा बढ़ा, सब्जी ताजी पहुंची, तालाब में पानी लौटा। बच्चे स्कूल के बाद चौपाल में पढ़ने लगे। एक शाम नन्हा तालाब किनारे बैठा था। पानी में सड़क की परछाई दिख रही थी, टूटी हुई पर साफ। उसे दादी की बात याद आई, रास्ते जब अपने हों तो देर से सही मंजिल पहचान में आती है।
और बसईपुर ने समझा, विकास बाहर से नहीं आता, वो भीतर से निकलता है। बस सड़क उसका रास्ता बना देती है। बसईपुर अब चलने लगा था, धीमे पर अपने कदमों पर। दूध की गाड़ी समय से निकलती, तालाब में पानी चमकता और शाम की पढ़ाई में बच्चों की आवाजें गूंजती। गांव को लगने लगा था कि उसने सही मोड़ चुन लिया है। तभी शहर से एक नई खबर आई। एक दिन दोपहर को बस से एक पोस्टर उतरा, रंगीन चमकदार। उस पर लिखा था, औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित, बसईपुर के पास। पोस्टर किसी ने चौपाल के पास टांग दिया। शाम तक पूरा गांव पढ़ चुका था। औद्योगिक क्षेत्र मतलब कारखाने, मतलब नौकरी। सवाल फिर हवा में तैरने लगे। इस बार डेवलपर नहीं थे, ये सरकार की योजना थी। नाम बड़ा था, कागज मोटे थे और भाषा और भी कठिन। प्रधान परेशान हो गया। ये तो हमारे बस का नहीं। नन्हा पंडित ने पोस्टर उतार कर तय किया, है तो हमारे पास ही। कुछ लोग खुश थे, अब तो पक्का काम मिलेगा, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ डर गए, पानी, धुआं, जमीन। पहली बार गांव को लगा ये फैसला सिर्फ जमीन का नहीं, हवा और पानी का भी है। चौपाल फिर सजी। इस बार लोग पहले से ज्यादा तैयार थे। कागज पढ़ने का अनुभव था, सवाल पूछने की आदत थी। नन्हा बोला, इस बार हम बाहर से नहीं डरेंगे, इस बार हम अपनी शर्तें लिखेंगे। लोग चौंक गए। सरकार हमारी सुनेगी? किसी ने पूछा। नन्हा शांत रहा। अगर हम खुद को सुनेंगे तो। फैसला हुआ, एक दल बनेगा जो योजना समझेगा, असर देखेगा और फिर जवाब देगा। हरखू बोला, ये लड़ाई लंबी होगी। नन्हा ने पीपल की ओर देखा। लंबी सड़क पर हम चलना सीख चुके हैं और बसईपुर ने महसूस किया, हर नई सुविधा अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लाती है। बसईपुर में अब बातें डर के इर्द गिर्द नहीं घूमती थीं, बल्कि सवालों के आसपास बैठती थीं। औद्योगिक क्षेत्र का पोस्टर हट चुका था, पर उसके शब्द गांव के मन में टिके हुए थे। नौकरी, तरक्की, प्रदूषण, जमीन। चौपाल पर इस बार कागज गांव ने खुद फैलाए। नन्हा पंडित, हरखू, सरसो, श्याम बाबू और 2-3 नौजवान सब मिलकर बैठे। पास के कस्बे से मीरा वकील फिर आई थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस बार आप लोग पहले से ज्यादा तैयार हैं। नन्हा ने कहा, इस बार हम प्रस्ताव नहीं पढ़ेंगे, जवाब लिखेंगे। पहली बार गांव ने कागज पर शर्तें लिखनी शुरू की। श्याम बाबू बोले, पानी की जांच हर साल होगी, गांव की मौजूदगी में। सरसों ने जोड़ा, कारखाने का गंदा पानी तालाब या खेत में नहीं जाएगा। हरखू बोला, नौकरी स्थानीय लोगों को पहले मिलेगी, लिखित में। कागज बढ़ता गया। हर शर्त के साथ गांव थोड़ा सीधा खड़ा होता गया। किसी ने पूछा, अगर सरकार न मानी तो? नन्हा ने शांत स्वर में कहा, तो हम मना कर देंगे। ये वाक्य भारी था, पर डराने वाला नहीं। जब अफसर आए तो उन्होंने ऐसा गांव देखा जो झुका नहीं था, पर अड़ा भी नहीं, बस साफ खड़ा था। आप लोग बहुत कुछ मांग रहे हैं, एक अफसर ने कहा। नन्हा मुस्कुराया, हम बहुत कुछ खोने से बच रहे हैं। लंबी बातचीत चली, कुछ शर्तें मानी गईं, कुछ पर चर्चा रुकी। अंत में तय हुआ, योजना बदलेगी, क्षेत्र छोटा होगा और निगरानी समिति गांव की होगी। अफसर गए तो कोई ताली नहीं बजी, बस लोग चुपचाप बैठे रहे। पीपल की पत्तियां हिली और बसईपुर ने जाना, जब गांव शर्तों की भाषा सीख ले तो कोई भी प्रस्ताव एक तरफा नहीं रहता। फैक्ट्री आने की खबर बसईपुर में किसी उत्सव की तरह नहीं फैली। न ढोल बजे, न मिठाई बटी। बस एक दिन सुबह सड़क से भारी ट्रक गुजरे और लोगों ने समझ लिया, अब कागज जमीन बन रहे हैं। पहली फैक्ट्री गांव से थोड़ी दूरी पर बनी। छोटी थी, न चिमनी ऊंची, न शोर ज्यादा। सरकार ने वही मानी हुई शर्तें लागू की थीं। पानी की जांच के लिए एक टंकी लगी और दीवार पर साफ लिखा था, स्थानीय निगरानी समिति, बसईपुर। हरखूस बोर्ड को देर तक देखता रहा। नाम तो अच्छा है, उसने कहा, अब निभाना पड़ेगा। नौकरी की सूची निकली तो गांव में हलचल हुई। मंगलू का नाम था, उसकी आंखों में चमक थी। सरसों का भतीजा भी चुना गया। कुछ लोग खुश थे, कुछ खामोश, क्योंकि सबको काम नहीं मिला था। नन्हा पंडित ने पहली बार महसूस किया, सही फैसले भी बराबरी नहीं ला पाते। फैक्ट्री शुरू हुई तो आवाज आई, हल्की, लगातार।
खेतों तक पहुंचती पर दबाती नहीं। शुरू के दिनों में सब ठीक रहा, दूध की गाड़ी भी चलती रही, सब्जी भी। फिर एक शाम तालाब के किनारे मछलियां ऊपर आने लगीं। सरसों ने देखा और घबरा गई। यह अच्छा संकेत नहीं है। निगरानी समिति की बैठक बुलाई गई। फैक्ट्री के मैनेजर आए। साफ कपड़े, साफ बातें। छोटी तकनीकी गड़बड़ी है, उन्होंने कहा, ठीक हो जाएगी। हरखू बोला, कागज में लिखा है तुरंत रोक। मैनेजर चुप हो गया। नन्हा ने पहली बार पोटली को चौपाल में रखा, खाली, पर सबकी नजर वहीं थी। आज पोटली याद दिला रही है, उसने कहा। काम अस्थायी रूप से रोका गया। जांच हुई, गड़बड़ी निकली, छोटी नहीं, असली। फैक्ट्री को सुधार करना पड़ा। कुछ दिन बंद रही, कुछ मजदूर नाराज हुए, काम रुक गया। मंगलू ने घर आकर कहा, अगर फैक्ट्री बंद हुई तो? हरखू ने जवाब दिया, तो खेत अगी हैं। कुछ महीनों बाद फैक्ट्री फिर चली, इस बार ठीक से। तालाब साफ रहा। गांव ने राहत की सांस ली, पर सीख भी ली। निगरानी सिर्फ नाम से नहीं चलती, उसे आवाज देनी पड़ती है। और बसईपुर ने जाना, विकास तब तक सही है जब तक उसे रोका जा सके। बसईपुर ने जब ये सीख लिया कि विकास को रोका भी जा सकता है, तभी शहर की राजनीति ने गांव के दरवाजे पर दस्तक दी। ये दस्तक न तेज थी न डरावनी, बल्कि बड़ी मीठी, बड़ी सभ्य। एक सुबह सड़क पर झंडों वाली गाड़ियां दिखीं। लाल, हरे, नीले झंडे हवा में लहरा रहे थे। ढोल नहीं बजे, पर लाउडस्पीकर जरूर बोले, बसईपुर के जागरूक नागरिकों को हमारा नमस्कार। गांव समझ गया, चुनाव पास है। नेता राघव सिंह पहली बार बसईपुर आया था। शहर में उसका नाम चलता था, विकास पुरुष, योजनाओं का जानकार। उसने चौपाल में आकर पहले पीपल को छुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, ऐसा गांव मैंने कम देखा है। लोग सतर्क हो गए। प्रशंसा यहां अक्सर मांग के साथ आती थी। राघव सिंह ने कहा, आप लोगों ने फैक्ट्री के मामले में जो किया वो मिसाल है। मैं चाहता हूं कि बसईपुर को मॉडल गांव बनाया जाए। पोस्टर लगे, भाषण हुए, वादे बोले गए, पक्का अस्पताल, कॉलेज और ज्यादा फैक्ट्रियां। कुछ लोगों की आंखों में चमक लौट आई। हरखू ने धीमे से कहा, ये फिर वही बात है। नन्हा पंडित चुप था, वो सुन रहा था ध्यान से। राघव सिंह ने आखिर में कहा, बस एक बात चाहिए, आपका समर्थन। चौपाल में हलचल हुई। समर्थन का मतलब था नाम, झंडा, मंच। नन्हा उठा, समर्थन किस बात पर? नेता मुस्कुराया, विकास पर। शर्तें? नन्हा ने पूछा। पहली बार नेता रोका। हम राजनीति नहीं समझते, पर सौदे समझते हैं, नन्हा बोला। कुछ लोग हंसे, कुछ घबरा गए। राघव सिंह ने बात संभाली, आप अपनी मांगे लिख दीजिए। नन्हा ने सिर हिलाया, हम पहले देखेंगे। नेता चला गया, उसके साथ चमक भी चली गई, पर सवाल छोड़ गई। शाम को चौपाल फिर बसी। इस बार चर्चा भारी थी। अगर नेता साथ है तो काम आसान होगा, और अगर नेता बदला तो? नन्हा ने पोटली को देखा, अब भी खाली। दादी कहती थी, उसने कहा, सत्ता सबसे भारी बोझ है। लोग चुप हो गए, और बसईपुर समझ गया, अब लड़ाई जमीन या फैक्ट्री की नहीं, आवाज और वफादारी की होने वाली है। चुनाव की गर्मी बसईपुर तक पहुंच चुकी थी। सड़क पर अब पोस्टरों की परछाइयां दिखने लगी थीं। दीवारों पर मुस्कुराते चेहरे, हाथ जोड़ते नेता और बड़े बड़े वादे। पर इस बार गांव का मूड अलग था। शोर कम था, निगाहें ज्यादा तेज। राघव सिंह के अलावा दो और उम्मीदवार आए, कोई लाउडस्पीकर लेकर, कोई मिठाई के डिब्बे। पर चौपाल पर बैठते ही उन्हें समझ आ गया, ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। नन्हा पंडित ने एक कागज निकाला, उस पर सवाल लिखे थे, साफ सीधे। तालाब की निगरानी समिति को कानूनी दर्जा देंगे? फैक्ट्री के प्रदूषण पर गांव की रिपोर्ट मानी जाएगी? अस्पताल बनेगा तो डॉक्टर यहां रहेंगे या सिर्फ इमारत बनेगी?
नेता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राघव सिंह ने मुस्कान बनाए रखी। ये सब बाद में देखा जाएगा। हरखू बोला, हम बाद में नहीं, पहले देखते हैं। सरसों ने जोड़ा, लिख कर दीजिए। पहली बार बसईपुर में नेता से लिखित जवाब मांगा गया। कुछ उम्मीदवार खिसक गए। इतनी शर्तें, इतना समय नहीं। राघव सिंह रुका। उसने कागज लिया, कुछ बातों पर हामी भरी, कुछ पर टाल मटोल की, पर वो रुका और ये गांव ने नोट किया। चुनाव से एक रात पहले चौपाल भरी। कोई झंडा नहीं था, कोई नारा नहीं। नन्हा बोला, हम वोट किसी नाम को नहीं देंगे, हम वोट जवाब को देंगे। सुबह लोग चुपचाप वोट डालने गए, न ढोल न जुलूस, बस एक एक करके। नतीजे आए तो पता चला बसईपुर के वोट निर्णायक थे। राघव सिंह जीता कम अंतर से। वो फिर गांव आया, इस बार बिना पोस्टर के। आप लोगों ने मुझे जिता दिया, उसने कहा। नन्हा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हमने आपको याद दिलाया। पीपल के नीचे पोटली टंगी थी, खाली पर मौजूद। और बसईपुर ने जाना, जब वोट सवालों से डलते हैं तो सत्ता को जवाब देना पड़ता है। चुनाव खत्म हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि बसईपुर के सामने सत्ता का पहला इम्तिहान आ खड़ा हुआ। शहर से खबर आई, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इस बार योजना बड़ी थी, नक्शा चौड़ा था और असर सीधा गांव की जमीन पर पड़ने वाला था। राघव सिंह का फोन आया। मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं, उसने कहा। चौपाल पर वही पुराना पीपल, वही मिट्टी, वही लोग, पर इस बार माहौल भारी था। नेता सत्ता में था और गांव उम्मीद में। राघव सिंह ने साफ कहा, ऊपर से दबाव है, अगर यह परियोजना नहीं हुई तो फंड रुक सकता है। हरखू ने धीरे से पूछा, और हमारी शर्तें? नेता चुप रहा। नन्हा पंडित ने पोटली की ओर देखा। वो अब बस एक कपड़े की थैली नहीं थी, वो समय बन चुकी थी। दबाव हमेशा ऊपर से आता है, नन्हा बोला, पर जमीन नीचे होती है। नेता ने समझाने की कोशिश की, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। सरसों की आवाज कांपी। हमने भी समझौते किए हैं बरसों से। बहस लंबी चली। नेता ने वादा किया था कि गांव की निगरानी समिति की मंजूरी के बिना कोई काम नहीं होगा। अब वही वादा फिसल रहा था। नन्हा उठा, हमने आपको वोट दिया, चुप्पी नहीं। ये वाक्य तीर की तरह लगा। राघव सिंह ने गहरी सांस ली। अगर मैं मना कर दूं तो मेरी कुर्सी जाएगी। पीपल के नीचे सन्नाटा छा गया। हरखू बोला, दादी कहती थीं, खाली कुर्सी डरावनी नहीं होती। नन्हा ने बात आगे बढ़ाई, आप हमारी बात लिखकर ऊपर भेजिए। अगर जवाब ना हुआ तो हम भी अपना जवाब लिखेंगे। क्या? नेता चौंका। धरना नहीं, कागज, कानून, सवाल। ये गांव का तरीका था। राघव सिंह ने पहली बार बिना भाषण दिए कहा, मुझे समय दीजिए। दिन बीते, अफवाहें आईं, फैक्ट्री आएगी, नहीं आएगी। गांव चुप रहा पर सतर्क। फिर एक दिन सरकारी आदेश आया, परियोजना बदली गई है, क्षेत्र सीमित होगा, तालाब और खेत सुरक्षित रहेंगे। खबर चौपाल तक पहुंची तो कोई शोर नहीं हुआ, बस लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे यकीन कर रहे हों। राघव सिंह फिर आया, उसकी आवाज में थकान थी। आप लोगों ने मुझे मुश्किल में डाला, उसने कहा। नन्हा मुस्कुराया, हमने आपको आपकी कुर्सी की कीमत याद दिलाई। पीपल की पत्तियां हिलीं और बसईपुर ने समझ लिया, सत्ता का इम्तिहान भाषणों में नहीं, पहले फैसले में होता है। सरकारी आदेश आने के बाद बसईपुर में कई दिन तक अजीब सी शांति रही। न बहस, न डर, न उत्सव। जैसे गांव ने एक लंबी सांस ली हो। सड़क से गुजरती बसें वहीं थीं, खेतों में काम भी चलता रहा, पर लोगों के भीतर कुछ स्थिर हो गया था, जैसे अब उन्हें खुद पर भरोसा हो गया हो। पीपल के नीचे पोटली अब भी टंगी थी। हवा चलती तो वो हल्की सी हिलती, पर उसमें कोई खनक नहीं थी। बच्चे उससे डरते नहीं थे,
बुजुर्ग उसे रहस्य नहीं मानते थे, वो बस मौजूद थी। एक शाम नन्हा पंडित अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और सड़क पर आती जाती रोशनी पीपल के तने पर लकीरें खींच रही थी। नन्हा उठा, पोटली उतारी और उसे गोद में रख लिया। आज तुम हल्की लग रही हो, उसने धीमे से कहा। उसे दादी की आवाज याद आई। जिस दिन पोटली हल्की लगे, समझ लेना कि उसका काम पूरा हो गया। उसी शाम चौपाल अपने आप भर गई। कोई बुलाने नहीं गया था। हरखू आया, सरसों आई, मंगलू आया, श्याम बाबू आए, यहां तक कि पास की फैक्ट्री के कुछ मजदूर भी आए, चुपचाप, सम्मान से। नन्हा ने पोटली सबके बीच रख दी। आज कोई फैसला नहीं करना, उसने कहा, आज सिर्फ समझना है। हरखू बोला, पहले लगता था पोटली में कागज है, फिर लगा सच है। सरसों ने कहा, मुझे लगता था ये दादी की ताकत है। नन्हा ने सिर हिलाया। ये ना ताकत थी न जादू। उसने पोटली खोली। अंदर कुछ नहीं था। कोई चौंका नहीं। यही इसका अर्थ है, नन्हा बोला। पोटली इसलिए भारी थी क्योंकि हम अपने फैसले किसी और में रख देते थे। अब वो बोझ यहां नहीं है। श्याम बाबू ने धीरे से कहा, तो दादी ने हमें खाली हाथ छोड़ा? नन्हा मुस्कुराया। नहीं, खाली हाथ नहीं, खुले हाथ। पीपल की पत्तियां सरसराईं। किसी को लगा जैसे दादी हंस रही हो। उसी रात तय हुआ, पोटली को अब कहीं तांगा नहीं जाएगा, न चौपाल में न पीपल पर। उसे उसी तालाब के किनारे मिट्टी में दबाया जाएगा जिसे बचाने के लिए दादी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। सुबह लोग तालाब किनारे जुटे। कोई मंत्र नहीं, कोई नारा नहीं, बस पोटली को मिट्टी में रखा गया, ऊपर से पानी छिड़का गया। हरखू ने कहा, अब ये यहीं रहेगी। नन्हा बोला, अब ये हम सब में है। और बसईपुर ने समझ लिया, दादी की पोटली में कुछ था ही नहीं सिवाय इस भरोसे के कि गांव अपने फैसले खुद ले सकता है। तालाब के किनारे पोटली को मिट्टी में दबाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि बसईपुर में फिर हलचल होने लगी। इस बार हलचल किसी झगड़े या योजना की नहीं थी। ये हलचल मेहमानों की थी। दूर दराज के गांवों से लोग आने लगे, कोई साइकिल से, कोई बस से। वे पूछते, यही है बसईपुर? यही गांव जहां लोगों ने फैक्ट्री रुकवाई? यही गांव जहां नेता को शर्तों पर वोट मिला? बसईपुर पहली बार खुद को दूसरों की आंखों से देखने लगा। चौपाल पर बैठकों में अब अपने गांव के लोग कम, बाहर के ज्यादा दिखने लगे। कोई अपने गांव की परेशानी बताता, कोई सलाह मांगता। हमारे यहां भी सड़क बन रही है, क्या करें? जमीन लेने आए हैं, कैसे रोके? हरकू एक दिन बोला, हम कोई गुरु थोड़े ही हैं। नन्हा पंडित ने जवाब दिया, हम भी तो सीखते ही आए हैं। धीरे धीरे बसईपुर को एहसास हुआ, अब वो आईने के सामने खड़ा है। जो करेगा वही उसकी पहचान बनेगा। एक दिन जिले के अफसर आए, बोले, आप लोगों पर एक अध्ययन होगा। अध्ययन? सरसों घबराई। हाँ, अफसर ने कहा, भागीदारी वाला विकास। शब्द भारी थे पर अर्थ जाना पहचाना। नन्हा ने शर्त रखी, हमारे बारे में नहीं, हमारे साथ। अफसर थोड़े चौंके पर माने। अध्ययन शुरू हुआ, सवाल पूछे गए, नोट्स बने, तस्वीरें खींची, पर बसईपुर अब सहज था। उसे छुपाने जैसा कुछ नहीं लगा। एक शाम नन्हा अकेला सड़क किनारे खड़ा था। एक बस रुकी। शीशे में उसे अपना अक्स दिखा। पहले वाला नन्हा नहीं, पर कोई बड़ा नेता भी नहीं, बस एक गांव का आदमी। उसे दादी की बात याद आई, जिस दिन गांव खुद को पहचान ले, उस दिन उसे कोई बहका नहीं सकता। पीपल के नीचे उस रात लोग कम थे। अब रोज वहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फैसले आदत बन चुके थे। और बसईपुर ने आईने में खुद को देखकर जाना, वो कोई मिसाल नहीं, बस एक गांव है जो अपने फैसले खुद करता है। बरसों बाद बसईपुर की सुबह फिर वैसी ही थी जैसी कभी दादी सुभग्गी के समय हुआ करती थी। कुएं पर औरतों की हंसी, खेतों से आती बैलों की घंटियां और पीपल के नीचे फैली ठंडी छांव। फर्क बस इतना था कि अब इस सुबह में कोई हड़बड़ी नहीं थी। सड़क वहीं थी, पक्की, भरोसेमंद। बसें आती जाती थीं, पर गांव अब उनकी रफ्तार से नहीं चलता था।
बच्चे स्कूल जाते हुए रुककर तालाब की ओर देखते जहां पानी साफ चमकता था। वहीं उसी किनारे मिट्टी के नीचे दादी की पोटली दबी थी, बिना किसी निशान के। नन्हा पंडित अब पंचायत का हिस्सा था। कोई पद नहीं था उसके पास, पर लोग उसकी ओर देखते जरूर थे। वो आज सुबह कुएं की ओर गया, उसी कुएं पर जहां कभी दादी कहा करती थी, जितना पानी है उतना ही बोलो। कमला और सुधा बूढ़ी हो चली थी। कमला ने हंसकर कहा, अरे नन्हा, आजकल कोई पोटली की बात नहीं करता। नन्हा मुस्कुराया, क्योंकि अब पोटली की जरूरत नहीं रही। दोपहर को चौपाल पर बच्चे खेल रहे थे। कोई बहस नहीं, कोई पंचायत नहीं। पीपल के नीचे खाली जगह देख नन्हा को दादी याद आई। उनकी धीमी चाल, उनकी साफ आवाज और उनकी आंखों में बसा भरोसा। शाम को गांव की बैठक हुई। कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, बस तालाब की मेड़, स्कूल की छत और आने वाले मेले की तैयारी। फैसले जल्दी हुए, बिना डर, बिना शोर। एक बच्चे ने पूछा, चाचा, दादी कौन थी? नन्हा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दादी वो थीं जिन्होंने हमें बोलना नहीं, सुनना सिखाया। रात उतर आई, पीपल की पत्तियां सरसराईं, वैसी ही आवाज जैसी कभी दादी के समय होती थी। पर अब वो आवाज किसी रहस्य की नहीं थी, वो आवाज घर जैसी थी। तालाब के पानी में चांद का अक्स बना। कहीं कोई पोटली नहीं दिखी, फिर भी गांव की तकदीर वहीं चमक रही थी। और बसईपुर ने अपनी कहानी वहीं पूरी की जहां से वो शुरू हुई थी, न पैसे से, न गहनों से, बल्कि एक बूढ़ी दादी के भरोसे से, जिसने गांव को उसकी अपनी ताकत लौटा दी। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आप कहां से और किस समय देख रहे हैं। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। शुभ रात्रि।